अस्सलाम वालेकुम। DPR स्टूडियो फैसलाबाद के साथ फरार रफ़ीक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में बहुत ही होनहार और बहुत ही काबिल तालिब इल्म मौजूद है, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ना सिर्फ अपने माँ बाप बल्कि अपने टीचर्स और अपने स्कूल का नाम रोशन किया। मैं बात कर रही हूँ मरवा बसरा की, और मरवा बसरा ने 2 साल पहले मैट्रिक के इम्तहान में शानदार कामयाबी हासिल की, और इसी कामयाबी के बलबूते पर उन्हें उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख की जानिब से एक दिन के लिए एजाज़ी डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। इसी कामयाबी के सफ़र को जो है वो जारी रखते हुए मरवा इस साल सऊदी अरबिया में होने वाले इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करेंगी। DPR स्टूडियो मरवा की इस कामयाबी पर उनको यहाँ पे आज खुशामदीद कहता है। अस्सलाम वालेकुम मरवा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मरवा, सबसे पहले तो जिस कामयाबी के सफ़र पे आप गामज़न हैं, अल्लाह आपको इसमें मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। अच्छा मरवा, सबसे पहले जो लोग हमें देख रहे हैं, आप इनको अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि हालिया आपकी क्या मसरूफियात हैं? मैं करंटली FSC सेकेंड ईयर के मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और अब मैं MD कैट और इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपिक्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने पास्ट में मैं पाकिस्तान फैसलाबाद की एक दिन की ऑनरेरी डिप्टी कमिश्नर भी रही हूँ और पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के 6th बैच की मेंबर भी रही हूँ। इसके अलावा मैंने बहुत से स्पीच कंपटीशन और पेंटिंग कंपटीशन में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है और इसी तरह अपने कामयाबियों के सफ़र पर गामज़न हूँ। बहुत शुक्रिया मरवा इस सवाल का जवाब देने में। अच्छा मरवा, ये बताएं कि जो जर्नी आपने अभी हमारे साथ शेयर की है, माशाल्लाह से आप बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट रही हैं, तो इस पूरे सफ़र में आपका बिगेस्ट सपोर्टर कौन रहा जिसने आपको इतना मोटिवेट किया है? मेरी बिगेस्ट सपोर्टर मेरी मामा हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है और बहुत गाइड किया है। वो मुझे हमेशा यही बात कहती हैं कि मुश्किल तो ये है कि मुश्किल कुछ नहीं। इसके बाद मेरी आपी और मेरे भाई जो मेरे लिए एक रोल मॉडल हैं और हमेशा मुझे इन द बेस्ट वे गाइड करते हैं। और आई फील वेरी लकी कि मेरे जितने भी टीचर हैं दे ऑल वर एक्सेप्शनल। मेरे टीचर्स हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और वो मेरे लिए गाइडिंग लाइट हैं, स्पेशली सर शाहिद महमूद। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो जाती हूँ या फिर थोड़ा थक जाती हूँ, तो उस मोमेंट पे मेरे टीचर्स के दो चंद अल्फाज होते हैं कि मरवा यू कैन डू इट। वो मुझे इतनी हिम्मत देते हैं कि मैं अपनी जो एफर्ट्स हैं उनको कंटिन्यू रख सकती हूँ। इवन जब एक दिन के डिप्टी कमिश्नर के लिए सिलेक्शन इंटरव्यूज़ होने थे, उससे एक दिन पहले मैंने अपने टीचर्स को इस इंटरव्यू के बारे में बताया, तो मेरे एक टीचर ने सर शाहिद परवेज़, उन्होंने बोला कि मरवा अगर आप सिलेक्ट नहीं होंगी तो कौन सिलेक्ट होगा। और उनकी ये लाइन थी कि मैंने अपनी पूरी मेहनत की और बहुत कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू में क्वेश्चंस का आंसरिंग की और आज मैं आपके सामने हूँ। अच्छा मरवा, आपने बात की कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया सेट किया गया था, तो क्या आप बता सकती हैं कि एक दिन के लिए जो एजाज़ी डिप्टी कमिश्नर बनना था उसमें सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया जो है वो सेट किया गया था? इसमें ऐसा था कि आपने अगर अप्लाई करना है तो इसके लिए जो आपका था एटलीस्ट आपके मैट्रिक में 95% मार्क्स होने चाहिए। फिर वो स्टूडेंट्स जिनके मैट्रिक में 95% या इससे ज़्यादा मार्क्स थे, उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी और उसमें एग्रीगेट में कुछ इस तरह से था कि आपकी जो एकेडमिक है उनकी कंट्रीब्यूशन 40% थी। इसी तरह 15% आपकी जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं उनकी कंट्रीब्यूशन थी। इसी तरह कुछ परसेंटेज स्पोर्ट्स की थी, आपके बिहेवियर की थी, और एट लास्ट इस सब की बेस पे उन्होंने 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया पूरे फैसलाबाद में से, और उन 20 स्टूडेंट्स का आगे सिलेक्शन इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू की जो कंट्रीब्यूशन थी वो पर्टिकुलरली 10% थी और इस सब की बेस पे बच्चे की सिलेक्शन होनी थी। अब अगर मेरी बात की जाए तो मेरे मैट्रिक में 1072 मार्क्स थे। इसके अलावा एट दैट टाइम मैंने कई दफ़ा डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और प्रोविंशियल लेवल पर स्पीच में फ़र्स्ट पोजीशन ली हुई थी। इसी तरह मैंने पेंटिंग कंपटीशन में पूरे पंजाब को टॉप किया हुआ था और स्कूल में मेरे बिहेवियर की तस्दीक की गई थी मेरे स्कूल की तरफ से, और स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता था या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती थी तो मैं एज अ होस्ट और एज एन ऑर्गेनाइज़र अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करती थी, और इस सब की बेस पे और सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पे मेरी सिलेक्शन की गई थी। अच्छा मरवा, इतनी बड़ी कामयाबी पे क्या वो एक इंस्टेंट रिएक्शन आपका निकला था कि आपको जब पता चला कि आप एक दिन के लिए अब एजाज़ी डिप्टी कमिश्नर बन गई हैं, तो क्या वो एक रिएक्शन आपका निकला था इस पे? अच्छा, वो सैटरडे का दिन था और मैं उस दिन एक ऑल पाकिस्तान बाइलिंगुअल स्पीच कंपटीशन के लिए गई हुई थी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में। वहाँ से वापसी पर मैं अपने भाई और आपी के साथ थी जब मुझे मामा की कॉल आई और उन्होंने बताया कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। तो उस वक्त मुझे बस इस बात की जल्दी थी मैं घर जाऊँ और अपनी मामा को हक कर लूँ, एंड दैट्स इट। अच्छा मरवा, आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नंबर थे, आपके मैट्रिक के नंबर इंक्लूड होने थे इसके अंदर, तो बीइंग अ स्टूडेंट आपने किस तरह इन दोनों चीज़ों को मैनेज किया? क्योंकि माशाल्लाह से आपके मैट्रिक में भी इतने अच्छे मार्क्स हैं, तो किस तरह आप जो है वो बताएंगी जो बच्चे आपको इस टाइम देख रहे हैं कि कैसे वो मैनेज कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को?
मेरा ये कि मैं मेहनत करने से एक तो हेजिटेट नहीं करती, और दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का इन्वायरमेंट बहुत इंकरेजिंग है। मेरे जो बड़े बहन भाई हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट और गाइड करते हैं, इसी तरह मेरे टीचर्स हैं, तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। और जब भी इंसान मोटिवेटेड रहता है, पॉजिटिव रहता है, और वो उसकी जो सोच है वो कुशादा होती है, तो वो कतराता नहीं है कोई भी चीज़ हासिल करने से। मुझे ये होता है कि मैं सब कुछ कर लूँगी, द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज़ द हार्ड वर्क। तो मैं हार्ड वर्क करती हूँ, उसके बाद बस अल्लाह से दुआ करती हूँ, और मेरे साथ मेरी टीचर्स की, मेरे पेरेंट्स की दुआएं होती हैं, तो उतना मुश्किल नहीं होता। दूसरी बात ये है कि हमारी जो सोसाइटी में ऑब्ज़र्व किया जाता है वो ये है कि बच्चों को पढ़ाई बुक वॉर्म बनाने की तरफ जो तरजीह दी जाती है बच्चों को, तो मेरे घर में ऐसा नहीं था। मैं पढ़ती भी हूँ, अपने पढ़ने को भी प्रॉपर टाइम देती हूँ। उसके बाद जो बाकी है कि मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ और इस तरह की एक्टिविटीज़ कम करती हूँ, या कभी कभार अपनी नींद पर सेक्रीफाइस कर लेती हूँ, लेकिन बाकी एक्टिविटीज़ को इस तरह से मैं साथ साथ परफॉर्म करती हूँ। और अगर स्पीच की बात की जाए तो मैं पर्टिकुलरली अपनी स्पीचेस भी खुद ही लिखती हूँ, और उससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि फिर एग्जाम्स में हमारे जो एस्से होते हैं या क्रिएटिव राइटिंग होती है वो मेरे लिए बहुत ईजी होता है उसको। जी मरवा, अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं और सवालों के साथ। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अच्छा, ब्रेक से पहले हम लोग मरवा से उनकी जर्नी के बारे में जान रहे थे कि एज अ डिप्टी कमिश्नर फॉर वन डे उनको कैसा महसूस हुआ और किस तरह से उन्होंने इस गोल को अचीव किया। तो इसी बात को आगे हम लोग जारी रखेंगे। अब हम मरवा से पूछेंगे कि मरवा ने कौन कौन से वो एक्सपीरियंस गेन किए और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने एज अ डिप्टी कमिश्नर फॉर वन डे हैंडल की। जी मरवा। पहली बात तो ये कि ये एक एजाज़ था मेरे लिए कि मुझे वो ओहदा एक दिन के लिए दिया गया। ऑब्वियसली मैं अपने आप को वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करने के लिए उस तरह से एलिजिबल नहीं समझ रही थी, बट स्टिल जो उस दिन की मेरी एक्टिविटीज़ रहीं वो कुछ ऐसे थी कि मैं सुबह डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गई, वहाँ जाके मैंने रिपोर्ट किया। वहाँ सबसे पहले मुझे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, उसके बाद मैंने ट्री प्लांट की। उसके बाद एक मीटिंग में मुझे डेंगू से रिलेटेड जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की कंडीशन थी उससे रिलेटेड रिपोर्ट किया गया। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद मैंने कमिश्नर ऑफिस में रिपोर्ट किया, आरपी ऑफिस में रिपोर्ट किया। फिर मेरा अपने स्कूल का विज़िट था, और एट द एंड मैंने डिफरेंट मार्केट्स विज़िट किए और वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंश्योर किया। जब आपको स्कूल लेके जाया गया आपके, तो एज अ डिप्टी कमिश्नर क्या टीचर्स का रवैया था, कैसे उनके तासरात थे, और बच्चों के क्या, आपके दोस्तों के क्या जो है ना फीलिंग्स थी आप? वो एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीचर्स को पहले ही अंदाज़ा होता है कि उनका ये जो स्टूडेंट है वो किस काबिल है और वो हमें कितना ऑनर्ड फील करवाएगा। तो उनके लिए एक नई बात नहीं थी, लेकिन येस उनकी जो ड्रीम्स थी वो पूरी हुई थी, तो वो बहुत खुश थे, और मेरी फेलोज़ भी एज वेल बहुत खुश थी और बहुत मोटिवेटेड भी फील कर रही थी। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कौन सा आपका ऐसा मोमेंट है जो कि हमेशा के लिए यादगार बन गया आपके लिए? एक तो वो पूरा दिन ही बहुत मेमोरेबल था, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो दो ऐसे मोमेंट थे जो मेरे लिए बहुत यादगार हैं। पहला ये था कि जब मैं आरपी ऑफिस में गई तो उस वक्त के जो आरपीओ थे सर मोइन मसूद, उन्होंने मुझे जो डिस्ट्रिक्ट की उस वक्त की क्रिमिनल रिपोर्ट थी उससे रिलेटेड ब्रीफिंग दी, और जो उनके टेन्योर में जो एडवांसमेंट आई थी उससे रिलेटेड उन्होंने मुझे बताया। तो उस वक्त हमारे जो डिप्टी कमिश्नर थे सर इमरान हामिद शेख, उन्होंने उनसे कहा आरपीओ से कि सर इस तरह तो आपने मुझे भी ब्रीफिंग नहीं दी थी। तो तब जो सर मोइन मसूद थे उनका रिप्लाई ये था कि आज हमारी बेटी आई है। तो ये एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट था। और इसके अलावा एक चीज़ जो मुझे उस दिन बहुत अच्छी लगी थी वो ये थी कि जब मैं मार्केट्स में विज़िट कर रही थी तो मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सर विकास थे, और तब ऐसा हुआ था कि जब हम कुछ छोटी शॉप्स में गए थे तो वहाँ पे अक्सर जगहों पे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा था, लेकिन वो शॉप्स कुछ ज़्यादा छोटी थी और उनके लिए जो शॉपकीपर था उसके लिए इटसेल्फ उनको इंश्योर करना बहुत मुश्किल था।
तो ऐसे पॉइंट्स में मुझे जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उन्होंने बताया कि मेरी क्या क्या उस वक्त पावर्स हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि आप फ़ाइन भी कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने जिस बात को प्रोमिनेंट किया वो ये था कि आप यहाँ पे एक दो दफ़ा वार्निंग भी दे सकती हैं। तो ये जो हमदर्दी का एलिमेंट था हमारे ऑफिसर्स में, इसने मुझे बहुत इंस्पायर किया और मुझे वो मोमेंट बहुत अच्छे लगे और हमेशा मुझे याद रहेंगे और सबक आमूज़ भी रहेंगे मेरे लिए। अच्छा मरवा, क्या आप अपने आप को फ्यूचर के अंदर जो है वो एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर मुल्क को सर्व करता हुआ देख रही हैं या आपके कुछ और प्लान्स हैं? उससे थोड़ा हमें बताएं उसके बारे में। इस सारे इनिशिएटिव से पहले भी मेरा यही गोल था, बल्कि हम तीनों बहन भाइयों का यही गोल है कि हम इंशाल्लाह MBBS करने के बाद CSS करेंगे। और अब आप कह सकते हैं कि वो एम और ज़्यादा पुख्ता हो गया है और इंशाल्लाह मैं बैचलर्स की डिग्री MBBS में लूँगी और देन मैं CSS करूँगी। अच्छा मरवा, एक चीज़ मुझे ये भी पूछनी थी कि जैसे मैंने आपके तारुफ में बताया था कि आप एज आ पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव जा रही हैं सऊदी अरेबिया में, तो वो जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। अच्छा, इसके रिलेटेड ये कि हमारे अक्सर स्टूडेंट्स बहुत कम अवेयर हैं इससे, लेकिन ये कुछ इस तरह होता है कि पाकिस्तान में नेशनल साइंस एंड टैलेंट कॉन्टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। अब स्टूडेंट जो 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के वो एलिजिबल होते हैं और वो कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और उस स्क्रीनिंग टेस्ट में तकरीबन 45 स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज़ किया था और इसका पूरे पाकिस्तान में से हर कॉलेज ने अपने टॉप स्टूडेंट्स को ये टेस्ट देने भेजा था और 50,000 स्टूडेंट इस टेस्ट में अपीयर हुए थे और उन सब में से जो फर्स्ट कैंप के लिए सिलेक्ट हुए थे वो 45 स्टूडेंट्स थे। अब उस फर्स्ट कैंप हमारा ऑनलाइन चला, 2 मंथ्स का था। डेली हमारी 3 आवर्स की क्लासेस होती थी, साथ हमारा देन 2 आवर्स का टेस्ट होता था। इस सब की बेस पे हमारा एंड पे फिर एक ग्रैंड टेस्ट हुआ और फिर सेकंड कैंप के लिए 12 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। अब उन 12 स्टूडेंट्स का पहले 2 मंथ्स ऑनलाइन कैंप रहा है और उसके बाद हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में HEJ में हमारा फिज़िकल कैंप भी कंडक्ट हुआ है 1 वीक का। उस कैंप में हमारी दोबारा मज़ीद उन्होंने हमें ट्रेन किया और फिर हमारा फाइनल टेस्ट हुआ और उसकी बेस पे 4 फाइनल स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर दिए गए और ये 4 स्टूडेंट्स अब पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया में इन जुलाई रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपिक्स में और आई एम ऑनर्ड टू टेल दैट कि मैं भी उनमें से एक बच्ची हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक आपकी इस कामयाबी पर। अच्छा मरवा, इतनी आपने अभी तक जो जर्नी हमें बताई है, इससे आपने क्या लेसन जो है वो सीखा है? क्या यूनिक एक्सपीरियंस जो आपने इतने लिए हैं उससे क्या लाइफ लेसन आपने अभी तक सीखा है? मैं अपने हर लेसन से कुछ ना कुछ सीखती हूँ और एक जो मैंने बेसिक बात सीखी है वो ये कि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। लाइक अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज़ में कामयाब नहीं हो पाते तो वो अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप ये कह सकते हैं। लेकिन जो मुझे ये लगता है कि हार और जीत इंसान के अंदर की बात है। अगर आप मान ले तो हार है, ठान ले तो जीत है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं अपने आप को अपने जो आज को अपने कल को अपने आज से बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ, अपने आज से सीखती हूँ और उसको अपने कल पे अप्लाई करती हूँ। तो मेरा यही राय है कि मुझे अपने से अच्छा बनना है, मुझे किसी और से कम्पीट नहीं करना। हम इकबाल के शाहीन हैं और हमें बस अपने जो रहनुमा हैं इकबाल हैं उनके मैसेज पे चलना है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू को इख्तिताम पे लेके जाएंगे। मरवा, एक आखिरी सवाल के जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो यंग जनरेशन आपको देख रही है, उनके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहें ताकि वो भी इसी तरह मोटिवेटेड रहें, तो वो क्या एडवाइस होगी? मैं उन सब स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज़ करें कि व्हाट रोल यू आर गोइंग टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। और जब आप उस रोल को और अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज़ कर लें तो अपना आपने जो भी कैरियर सेलेक्ट करना है उसके लिए अपने आप को तैयार करें, अपनी किरदार साजी करें और इस सब के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करें। क्योंकि आप जो भी आपका स्कीम ऑफ स्टडी होता है उसमें आप थियोरेटिकली चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मदद देती हैं कि आपने किस तरह लोगों से डील करना है और ये सब कुछ। इसके अलावा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और अपने आप को मौका दें कि आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अपने आप को लिमिटाइज ना करें कि आप बस ये करेंगे, अपने आप को मौका दें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं और मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे और पूरी मेहनत करने के बाद सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें और दुआ करें। इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।